इथं जमलेल्या माझ्या सगळ्या भावंडांना, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है और हिंदी में भावंड हा शब्द आहे की नहीं मला माहित नहीं। भाई और बहनों ये बहुत लिमिटेड परसेंट है, इसलिए मैं भावंडे बोल के आगे बात करूंगा। मैं जिस भाषा में बोलूंगा आप उसे हिंदी समझिए। किसी भाषा के लिए मेरे मन में तिरस्कार नहीं है, लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से नया एजुकेशन पॉलिसी लाया है और वो जो हिंदी भाषा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर का विरोध का आंदोलन करके मैं इधर आया हूँ। तो हिंदी के बारे में मेरा दिल में अच्छा नहीं है, लेकिन तिरस्कार भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा। दो मुद्दे आपके सामने मुझे रखने हैं। बौद्ध विहार से बहुत अपेक्षा है। बौद्ध विहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं नागपुर में गए अधिवेशन में बोला था। बुद्ध का जो अष्टांग मार्ग है, पंचशील है, 10 पावन, इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। मैं डिसिप्लिन स्कॉलर नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, तो अंदर से जो आता है वही बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद हमने बोध गया का आंदोलन शुरू किया। यह अच्छा है। अगर हमें इतना भी समझ में आए कि हमारे कल्चरल सेंटर पॉइंट्स उन्होंने कब्जा किया है, उसको छुड़ाना चाहिए, ये अच्छा है, लेकिन छुड़ाने के लिए कोशिश शुरू करना ये उससे भी अच्छा है। जब हमारे गांव में बोध गया के बारे में आंदोलन हुआ था तो मैंने रखा था ये बहुत अच्छा चल रहा है, होना चाहिए। बोध गया क्यों गया उनके कब्जे में? ये क्या है? इस देश से पूरा बुद्ध का लिटरेचर गायब क्यों हुआ? जो भी बुद्ध के धरोहर है उसको पांडवलिनी क्यों बोलते हैं? जो भी विहार है उसके आगे कुछ न कुछ रख के उसके हमारे भाषा में सिंदूर फास कर बुद्ध से नाता तोड़ने की कोशिश क्यों चल रही है? अगर बाबा साहब इंग्लैंड नहीं जाते और सिलोन क्लब में वो इंग्लैंड में नहीं जाते और सिलोन क्लब के लोगों ने जो बुद्ध का लिटरेचर लाया था सिलोन से, जो भारत में नहीं है, अगर वो बाबा साहब को नहीं मिलता तो क्या हम बौद्ध की तरफ जा सकते थे? इस पूरे देश से बुद्ध को गायब करने वाले कौन और क्यों? बाबा साहब ने बताया है कि इस देश का इतिहास ये बुद्ध और ब्राह्मणिकल कल्चर के संघर्ष का ब्लड शेड इतिहास है। हम क्यों नहीं समझते कि ये जो तरीका है जिसको अंग्रेजी में कल्चरल हेगेमनी बोलते हैं, हमारी सोच का प्रभाव पूरे समाज पर होना चाहिए। इसके लिए जो भी जरूरी है करेंगे। ये जब क्रांति के बाद प्रतिक्रांति की मुहिम जो चल रही है, उन्होंने क्या किया है? अभी तक हमारे जो भी सेंटर है उस पर कब्जा किया है। हमारे जो भी हीरोज है उनके ऊपर भी कब्जा किया है। बुद्ध का 10वां अवतार बनाने की कोशिश चल रही है। क्यों? आपको बुद्ध क्यों चाहिए? क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग उनके साथ खड़े रहे और जिसको बोले उसको वोट दे, इसीलिए उनको बुद्ध 10वां अवतार चाहिए और कुछ नहीं है।
बुद्ध इसलिए 10वां अवतार बनता है, और बुद्ध को मानने वाले लोग हमारे फोल्ड में आ जाए, हमारे कब्जे में आ जाए, वो प्रभावित हो, इसलिए जो भी करना चाहिए वो करेंगे। ये सिर्फ बुद्ध के बारे में हुआ है ऐसा नहीं है, खुले का हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग ब्राह्मणिकल कल्चर के अगेंस्ट लिखा हुआ है, उन्होंने बर्ताव भी किया है, तो उनको फोल्ड में लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा साहब के बारे में भी कोशिश चल रही है, समरसता के नाम पर चल रहा है ना। उनकी सोच बहुत छोटी है, इसलिए उनके पास बड़े लोग नहीं हो सकते। जिनकी सोच बड़ी होती है वहां बड़े इंसान हीरोज पैदा हो सकते हैं। सोच छोटी होते हैं तो लोग भी छोटे ही होते हैं, दिखाने के लिए उनके पास उनका सोच वाला कोई आदमी नहीं, इसलिए वो आपके हीरोज को चोरी करते हैं, आपके कल्चर को चोरी करते हैं, आपके जो स्थल है यानी कि बौद्ध विहार होगा या चैत्य होगा या और कुछ होगा, वो भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये संघर्ष है, ये लड़ाई है, ये हमें समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमें हमारे संगठन के तरफ से जब विट्ठल रुक्माई मुक्ति आंदोलन चलाया था, तो हमारे समझ में आया था कि ये विट्ठल कौन है और इन लोगों ने विट्ठल पर कब्जा कैसा बनाया। इसके लिए हमें नामदेव समझना पड़ा, तुकोबा समझना पड़ा, और मैं बुद्ध के तरफ तुकोबा के और नामदेव के कारण गया, ये भी समझना। इस देश में बुद्ध की सोच छोड़ के दूसरी कोई भी अच्छी सोच नहीं है। आप जब भारत बौद्धमय करने की बात बोलते हो तो सिर्फ बुद्ध की मूर्ति लेकर घूमने वाले लोग ही बौद्ध है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है, नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन बुद्ध की सोच साथ में लेकर जो लोग जी रहे हैं वो आपके साथी नहीं हो सकते हैं क्या? अगर आपको पूरे समाज पर जो प्रभाव है ब्राह्मणिकल थॉट सिस्टम का, बुद्ध के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का, अगर वो तोड़ना है तो आपको भी बुद्ध के साथ खड़े होने वाले विचारों का बड़ा फेडरेशन बनाना पड़ेगा। इसमें वारकरी आ सकते हैं, जो पंचशील को लेकर जीते हैं, उसमें लिंगायत आ सकते हैं जो पंचशील लेकर जीते हैं। बुद्ध का नाम नहीं लेते होंगे, अगर सिलोन नहीं गए होते बाबा साहब तो मुझे मालूम नहीं कि वो भी बुद्ध का नाम लेते या नहीं लेते। किर्लोस्कर का एक बुक सिर्फ हो नहीं सकता, बहुत लोगों ने पढ़ा था वो, लेकिन बुद्ध की तरफ नहीं गए। दक्षिण भारत की स्टोरी थोड़ी अलग है, तमिलनाडु के लोग आए हैं, केरल के लोग आए हैं, उनकी बुद्ध की सोच अलग सी, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी अशोक भाऊ ने संत गाडगे महाराज का नाम लिया, वो लेते हैं। गाडगे महाराज का कुछ भी उनका लिखा हुआ बताया हुआ ये बुद्ध धर्म का नहीं है, ऐसा आप सिद्ध करिए। मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बुद्ध एंड हिज धम्मा में जो लिखा हुआ है, ब्रह्म संपत्ति की उद्घोषणा करके, म्हणजे ब्रह्म संपत्ती उद्घोषणा करतो असे एक प्रकरण मराठीमध्ये, भाषांतराचा प्रश्न असेल पण तरी सुद्धा धम्म संपत्ती उद्घोषणा करतो मधल्या उद्घोषणा आणि संत गाडगे महाराजांची प्रार्थना, ये आप एक से एक जोड़कर देख सकते हैं कि पूरा उद्घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम संत गाडगे महाराज ने किया है। लेकिन बुद्ध का नाम नहीं लिया, बुद्ध कहा ही नहीं। अगर आपके समाज में वो सोच नहीं होगी और ये सोच बुद्ध की है ऐसा बताने वाले लोग नहीं होंगे तो सोच रहती है लेकिन नाम नहीं रहता है। इसलिए संत गाडगे महाराज ने बुद्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन बुद्ध जिस तरह से सोचते थे, बुद्ध जिस तरह से काम करते थे, वही काम करने की कोशिश संत गाडगे महाराज ने की। पूरे वारकरी संतों ने की है, पूरी लिंगायत परंपरा
जिसको हम शरण चळवळ बोलते हैं, ये जो अशोक भाऊ ने बोला कि हीनयान हो, महायान हो, नवयान हो, तंत्रयान हो, तंत्रयान में से जो सहजयान निकला, जिसकी शुरुआत एक बौद्ध भिक्षु ने की थी, ये जो सहजयान है, वो सहजयान और लिंगायत तत्वज्ञान कुछ फर्क नहीं है। हम उनके साथ किस तरह से रास्ता बढ़ा सकते हैं? यह अभी डिक्लेयर्ड बौद्ध नहीं है। मैंने तो ओबीसी जो मुहिम चल रही थी उपरे काका के लीडरशिप में, तब हमने उपरे काका गए तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा जल्दी करके धम्म दीक्षा ली थी। उनके बाद अगर ये हो गया तो थोड़ा शांत हो जाए, करने के लिए बहुत सारे लोग तुले हुए थे इसीलिए। लेकिन जिन लोगों ने ये दीक्षा नहीं ली है लेकिन बुद्ध की सोच जी रहे हैं, उनके साथ किस तरह से रिश्ता बढ़ाएंगे और ये रिश्ता बढ़ाने में बुद्ध विहार क्या कर सकता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हम पूरे भारत को बौद्धमय करने की तरफ जाने के लिए और एक मार्ग सोच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने हमारे सब जो अलग सोच के, बुद्ध के सोच के परंपरा थी, उनको अपने फोल्ड में लिया है। लिंगायत आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। बुद्ध के विचार उनको मालूम नहीं है, ये सही है, लेकिन बसवण्णा के विचार भी उनको मालूम नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। जिन वारकरों के बारे में मैं अब बात कर रहा हूं, जो पंचशील पालते हैं और उनके विद्वान बोलते हैं कि वारकरी परंपरा ये महायान बौद्ध की परंपरा है, ऐसा उनका कहना है। ये वारकरी भी अभी नामदेव तुकोबा की सोच लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको अभी संघर्ष चल रहा है कि जो सच्चा वारकरी है वो नामदेव और तुकोबा के साथ ही चलना चाहिए, और रामदास को लेकर ये वारकरी परंपरा, राम कथा को लेकर ये वारकरी परंपरा आगे नहीं जाएगी। उनमें संघर्ष शुरू हो गया है, ये अच्छा है। लिंगायत में भी संघर्ष शुरू हो गया। हमारा धर्म अलग है। एम कलबुर्गी ने कहा था कि हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत है, हम द्रविड़ है, इसीलिए उनका मर्डर हुआ, ध्यान में रखना। ये जो लिंगायत में अभी संघर्ष चल रहा है, आपको भी उसकी तरफ देखना चाहिए। क्या कर रही है, क्यों झगड़ा कर रही है, झगड़े का पॉइंट क्या है, संघर्ष करना क्यों लग रहा है लिंगायत को, ये भी आपको सोचना चाहिए। तभी आप बुद्ध धम्म के विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा मुझे बहुत सारी परंपराएं, मैं समय नहीं गंवाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि बोध गया का संघर्ष ये सिर्फ जो डिक्लेयर्ड बौद्ध है उनका संघर्ष ना बने। इस देश में ब्राह्मणिकल हेगेमनी तोड़ने के लिए जो भी लोग बुद्ध के साथ खड़े हुए, बसवण्णा है, चक्रधर है, महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा है, ये एक्सटेंडेड बुद्ध फॉइस है, ऐसा मुझे लगता है। प्रॉब्लम है इसीलिए तो अलग है, वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन होना चाहिए और ये लेकर हम बोध गया का सेंटर बना के खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एक पॉइंट बता के मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अभी ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये जो बार बार सवाल आता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी सोच के साथ खड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये जब हम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो पंचशील याद आ जाता है, और जब आरएसएस का नेता सामने आता है तो सब भूल जाते हैं। ये जो इलेक्शन में, लोकशाही में, जिस लोकशाही का स्लोगन अभी दिया गया, संविधान का स्लोगन अभी दिया गया, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। संविधान और लोकशाही, लोकशाही के बिना संविधान नहीं हो सकता, और संविधान के बिना अभी इस देश में लोकशाही आगे जाने की कुछ
शक्यता नहीं है। मनुस्मृति लाकर कोई लोकशाही नहीं आगे ले जा सकता। इसलिए अगर ये जो लोकशाही अगर हर इंसान के पास जानी चाहिए, विस्तार होना चाहिए लोकशाही का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच और हमारा बर्तन जिसको हम बोलते हैं, हमारी जिंदगी का तरीका, विचार आणि व्यवहार, ये जो हम मराठी में बोलते हैं, वो एक जैसा होना चाहिए। बोलता है एक और करता है एक। नाम बाबा साहब का लेता है और बाबा साहब के सोच के खिलाफ वो भी बौद्ध है। ऐसा ही अगर आप बोलते रहोगे, आपके तरफ आदर्श करके कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। लोग देखकर आगे बढ़ते हैं, सोचकर, भाषण करके या पढ़कर कोई नहीं जीता है। आप किस तरह से जी रहे हैं ये देखकर लोग जीते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए आपकी सोच और आपका व्यवहार, विचार और व्यवहार सुसंगत होणं त्याला जास्त महत्व आहे। हिंदीमध्ये जर आपल्याला ते सांगायचं झालं तर आपण आपली सोच आणि व्यवहार कसा ते मला माहित नहीं, म्हणून मी मराठी शब्द वापरला। नहीं तो आप ढोंगी है ऐसा लोग बोलेंगे, और जिस धम्म में ढोंग चलता है उस धम्म के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी सोच, ये लोकशाही मूलतः, मैंने अभी किताब लिखा है लढून मिळवलेली लोकशाही टिकवण्यासाठी, उसमें मैंने लिखा है कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जो आदिवासी क्लैन में चलती थी, अभी भी चलती है कई जगह पर, कि गांव के सब लोग इकट्ठा आकर गांव के लिए डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं और सब मिलकर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जो बुद्ध के क्लान में था वो भी लोग पानी के लिए बैठे थे और बोल रहे थे कि पानी सब हमें ही मिलना चाहिए, रोहिणी नदी का, इसके लिए झगड़ा करेंगे। और बुद्ध बोल रहा था कि सिर्फ शाक्य नहीं, कोलिये के साथ भी बात होनी चाहिए, वो क्या सोचते समझना चाहिए, उसको, उस बात को लेकर बुद्ध ने जो अलग सोच रखी वो क्लान से निकालने तक जाना पड़ा बुद्ध को। इसका मतलब यह है कि निर्णय लेते समय, डिसीजन लेते समय, डिसीजन के संबंधित सब लोग बैठकर डिसीजन ले। रोहिणी का पानी है तो वो भी लोग और आप लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ से बैठकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। ये जात के ऊपर, कुली के ऊपर, क्लैन के ऊपर बाहर जाकर लोगों को डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल देने का काम बुद्ध ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात होगी तब तक बुद्ध, भिक्खु संघ और बुद्ध की बात होगी। इस देश की डेमोक्रेसी कहीं से लाई नहीं, ये बाबा साहब ने बताया है कि मैंने ये फ्रेंच राजक्रांति वगैरह से नहीं ली है, स्वतंत्र, समता, बंधुता, यह बुद्ध की तत्वज्ञान से लिए है। इसका मतलब ये है कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी लोकशाही ये बुद्ध की परंपरा है, इसीलिए वो इनको नहीं चाहिए। ये कहां तक सोच सकते हैं इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और इस देश का संविधान, इस देश की डेमोक्रेसी अगर बचानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध का विचार सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तभी इस देश की डेमोक्रेसी अच्छी हो सकती है। इसलिए आप सबको सोचना पड़ेगा उसमें बुद्ध विहार क्या कर सकता है, इसके बारे में सोचिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ, धन्यवाद। सर्वांना जय हिंद। आजच्या ऐतिहासिक अशा तिसऱ्या राष्ट्रीय बुद्ध विहार संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी आदरणीय भिक्खू पुण्यरक्षिता महास्तवीर आपल्या इथे पाचारण झालेले आहेत, आपल्या इथे उपस्थित आहेत। त्यांचा थोडक्यात मी परिचय करून देतो की बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेले जे भिक्खू आहेत त्याच्यामध्ये अग्रक्रमाने विनय रक्षिता महास्तवीर भंतींचं नाव घ्यावं लागेल। त्याच्या अधिवेशनाला आपल्याला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहेत। अतिशय उच्च विद्याभूषित असे ते व्यक्तिमत्व आहे। BE मेकॅनिकल इंजिनियर उस्मानिया विद्यापीठ हैदराबाद येथे त्यांनी इंजिनिअरिंगची पदवी घेतलेली आहे। प्रोडक्शन अँड मार्केटिंग इंजिनियर श्रीलंका 1998ला त्यांनी श्रामणेर आणि प्रवज्जा घेतलेली आहे। ते बुद्ध लाईट इंटरनॅशनल असोसिएशन
तैवान या हैदराबाद येथील शाखेचे सेक्रेटरी राहिले आहेत. माजी प्राचार्य महाबोधी इन्स्टिट्यूट बेंगलोर, लोकरत्न बुद्धविहार बेंगलोरचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. सध्या केरळ येथील आंतरराष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटरचे ते पदाधिकारी आहेत. बुद्धांचा विचार सगळ्या जगभरात पोहोचवण्यासाठी ते सक्रिय आहेत, ॲक्टिव्हिस्ट आहेत. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटक प्रदीप आगलावे सर, त्यांच्या नावामध्येच आग लावे असा शब्द आहे. म्हणजे ही रचनात्मक आणि सृजनात्मक आग लावत ते सगळ्या महाराष्ट्राभर जात आहेत. आगलावे सर हे नागपूरच्या विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक, प्रोफेसर, विभाग प्रमुख म्हणून अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी त्यांनी काम पार पाडलेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा या अध्यासन केंद्राचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. सरांचा परिचय प्रचंड मोठा आहे. त्यांच्या पदव्या MA समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, आंबेडकर विचार, MA MPhil समाजशास्त्र, PhD LLB, स्वर्ण पदक PhD के लिए, डॉक्टर TV गेदाम स्वर्ण पदक. त्यांना सगळ्या महाराष्ट्र विचारवंत लेखक म्हणून परिचित, महाराष्ट्र त्यांना ओळखतो. सर सध्या 2021 महाराष्ट्र सरकारच्या बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे ते सदस्य सचिव आहेत आणि प्रचंड वेगानं ते बाबासाहेबांचं लिटरेचर प्रसारित करत आहेत. सध्या ते सचिव आहेत. सध्या त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लेखन और भाषणों का म्हणजे 23वा जे खंड आहे ते प्रकाशित केलेले आहे. त्यांनी 4 वर्षामध्ये या पदावरून त्यांनी विपुल बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे साहित्य प्रकाशित केलं आहे, जे त्याच्यामध्ये जनता चे 9 खंड, इंग्रजीमधले खंड 2, 4, 6, 9 आणि 13 याचा मराठी अनुवाद करून त्यांनी त्याचं प्रकाशन पण केलेलं आहे. देश विदेशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार त्यांनी प्रसारित केले आहेत. मी आपला जास्त वेळ घेत नाही. त्यांचं कार्य आणि विचार आपल्याला त्यांचा अधिक परिचय करून देईल. धन्यवाद. विश्व के सभी मानवों का कल्याण करने के लिए जिस महापुरुष ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, ऐसे महाकारुणिक तथा गौतम बुद्ध और बुद्ध का पूरे विश्व में प्रचार करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे सम्राट अशोक और आधुनिक काल में जिस देश से बुद्ध धर्म लुप्त हो गया था, ऐसे भारत देश में 20वीं सदी में बुद्ध धर्म की स्थापना करने का, बुद्ध धर्म का फिर से आगमन जिन्होंने किया, उनका रिवाइवल, जिसको हम कहते रिवाइवल किया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों के विचारों को, उनके कार्यों को मैं अभिवादन करता हूं. नमो बुद्धाय, जय भीम. बुद्ध विहार समन्वय समिति द्वारा आयोजित 3रा बुद्ध विहार का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है. इस अधिवेशन के अध्यक्ष पूजनीय भिक्खु वीररक्षिता महास्तवी बनते डॉक्टर चंद्रबोधी भिक्खु न्यायरक्षी एवं भिक्खु संघ. इस अधिवेशन के प्रमुख अतिथि कॉमरेड धनाजी गुरव, और यहाँ जो अधिवेशन संपन्न हो रहा है उसके उस समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे गुरुवर्य डॉक्टर प्राचार्य M.A. वाउर सर. इस बुद्ध विहार समिति की जिस स्थापना जिन्होंने की और पिछले कई सालों से
अलग अलग राज्यों में घूमकर बुद्ध विहार का समन्वय कैसा हो इस बारे में जो सोचते हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे इसके मुख्य संयोजक हमारे मित्र माननीय अशोक सरस्वती बौद्ध जी, उनके साथ में डॉक्टर आनंद भालेराव जी हैं, सुकानू समिति के अध्यक्ष माननीय राजानंद सुरेकर साहब, प्राध्यापक भारत सिरसाट, स्वागताध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुनील वाकेकर, चेतन कांबळे, यहाँ उपस्थित प्राचार्य घनश्याम धाबड़े जी, प्राध्यापक घनश्याम धाबड़े जी, और यहाँ उपस्थित आयुष्मती सूर्यकांता गाड़े मैडम, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले प्राध्यापक भारत सिरसाट, सभी उपस्थित महानुभाव भाई और बहन। जिस शहर को बुद्ध धर्म की विरासत रही, आज जिसको संभाजी नगर कहते हैं, कल जिसको औरंगाबाद कहते थे, उस शहर की एक विरासत रही है। वो विरासत बुद्ध की विरासत है। यहाँ जो लेनिया दिखी बुद्ध लेनिया है, भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बढ़िया मूर्तियां जो है, ये बुद्ध धर्म की विरासत इस शहर में है। और आधुनिक काल में इस बुद्ध के विचारों को पूरे विश्व, पूरे देश में ले जाने का काम भी जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष की कर्मभूमि भी यही भूमि रही है। ऐसे भूमि में, जिस भूमि को बुद्ध धर्म की विरासत रही, हमारे सामने जिस जाति वो विरासत है, और आधुनिक काल में जो बाबा साहब की विरासत मिलिंद महाविद्यालय एवं जो परिसर है, जिस परिसर को हम नागसेन परिसर कहते हैं, ये विरासत हमारे सामने इस देश, इस शहर में है। उस शहर में बुद्ध विहार समन्वय समिति का ये अधिवेशन हो रहा है। इसका मुझे लगता है इसका संबंध है, क्योंकि बुद्ध विहार का समन्वय केवल विहारों का समन्वय नहीं है। इस विहार में काम करने वाले जो लोग हैं, विहार चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का ये समन्वय है। ये सही मायने में भौतिक लोगों का, भौतिक बातों का समन्वय नहीं है, जितने जागते लोगों का और उनके कार्यों का, उनके विचारों का, उनके विचारों के आदान प्रदान का यह समन्वय है, ऐसा मैं मानता हूं। भाइयों, बाबा साहब ने अपने सायंकाल में, अपने आखिर के दिन में एक बहुत बड़ा काम किया। यदि बाबा साहब वो काम नहीं करते, तो जैसा कि अशोक बौद्ध साहब ने बताया कि आज भी हमारी परिस्थिति दूसरे के जो शेड्यूल लोग हैं, जो ने बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया, उनकी जो हालत है वैसी ही हमारी हालत होती थी। लेकिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में फिर से बुद्ध धर्म का उदय करने का, पुनरागम यानी रिवाइवल करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। और फिर से जिस भूमि से बुद्ध धर्म लुप्त हो गया था, बिहार ऐसी जंगल में थे जिसको पता, पुरानी जो बिहार के लोगों को पता नहीं था, ऐसे भारत से फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि यह स्वर गूंजने लगा। क्योंकि बाबा साहब ने 20वीं सदी में जो धम्म क्रांति की, जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया, जिसको प्रवर्तन कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन,
पाली भाषा में। तो धम्मचक्र प्रवर्तन जो किया वह बात वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और आज जो बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को जो ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा बाबा साहब के बौद्ध धम्म के कारण, या बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की उसके कारण ऊर्जा मिली है। 1885 की बात है। टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा था 1885 के बाद। एक अंग्रेज ने आर्टिकल लिखा था कि बिहार के बोध गया में एक महाबोधि विहार है और उसकी जो अवस्था बहुत ही खराब अवस्था है। यह आर्टिकल श्रीलंका के एक युवा ने पढ़ा और वे जब भारत में आए तब वहां बोध गया गया और वो महाबोधि विहार की जो हालत थी, वो हालत बहुत ही बुरी हालत थी। वो हालत देखकर वो युवक रोया और उसी वक्त उसने यह निर्धार किया कि बोध गया आंदोलन जो है, बोध गया जो यह विहार है, इस विहार का आंदोलन मैं चलाऊंगा, ये मुक्ति आंदोलन चला। इस प्रकार का निर्धार 1885 में उस युवक ने किया था। और बाद में हम देखते हैं 1891 में वही युवक अनागारी का धम्मपाल बन के भारत में आए और उन्होंने वो आंदोलन चलाया। उस वक्त भारत में बौद्ध लोग नहीं थे और जो कुछ हो गए बहुत ही कम संख्या में थे। आजकल जो आंदोलन बोध गया में चल रहा है और बिहार के अलग अलग भागों में जो आंदोलन चल रहा है, वहां की जो वीडियो जो आ रहे हैं उसमें हजारों की तादाद में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से आकर उस आंदोलन को ऊर्जा दे रहे हैं। अनागारिक धम्मपाल ने जब यह आंदोलन किया था, उस वक्त अनागारिक धम्मपाल अकेले थे। 1991 में जब सुरेश ससाई ने वो आंदोलन चलाया, उस वक्त कुछ लोग उनके साथ में थे। लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है, पूरे भारत के लोग, भारत के बौद्ध उनके साथ है, क्योंकि बौद्धों की संख्या बड़ी है और बुद्ध धम्म का प्रचार चल रहा है। बाबा साहब का जो सपना था कि यह देश प्रबुद्ध भारत होना चाहिए, क्योंकि यह बुद्ध का देश था, बुद्ध के विचार पर चलने वाला ये देश रहा, बुद्ध की विरासत है। और आज सही मायने में इस भारत को तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए, यहाँ की जो सामाजिक और बाकी जो सांस्कृतिक समस्याएं जो है उससे बाहर निकलने के लिए बुद्ध धम्म ही महत्वपूर्ण होगा। बुद्ध के सिवाय इस देश का विकास नहीं होगा। ये बात बाबा साहब ने अपने ध्यान में रखी और इस देश को प्रबुद्ध भारत बनने का उन्होंने जो निर्धार किया था, उसी का आज जो फल है कि आज बुद्ध विहार समन्वय समिति का यह तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। क्योंकि आजकल गांव-गांव में बौद्ध विहार दिखाई देते हैं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य जो या राजस्थान है, इन सभी प्रदेशों में बुद्ध विहार दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां के लोग बौद्ध बने हैं। अभी यहाँ आज के जो प्रमुख अतिथि माननीय धनाजी गुराव जी ने जो भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ओबीसी लोग बुद्ध धर्म के तरफ आना चाहिए। इस देश के सब लोग, ब्राह्मण को छोड़कर सब लोग बौद्ध थे। बौद्ध धर्म इस देश के जो ओबीसी है, एसटी एससी जो है, उनकी विरासत है। हमारा प्राचीन धर्म ही बौद्ध धर्म था, न हमारा प्राचीन धर्म ब्राह्मण धर्म था, न हमारा प्राचीन धर्म वैदिक धर्म था।
हिंदू धर्म नाम भी नहीं है। कई भी पुराने जो भी हिंदू जो ब्राह्मणी ग्रंथ उसमें कहीं हिंदू नाम नहीं है। ये अभी भी दिया हुआ नाम है, जानबूझकर दिया हुआ नाम है। वो वैदिक धर्म था, उसके पहले वो बाद में ब्राह्मणी धर्म बना। तो ये ब्राह्मणी और वैदिक धर्म है ये धर्म। लेकिन यहाँ इस देश के जो मूल निवासी है, जो एससी एसटी ओबीसी और बाकी जो लोग हैं, उन लोगों का धर्म बौद्ध धर्म था। ये बात इतिहास ने स्पष्ट कर दिए हैं। तो इसलिए बाबा साहब का जो विचार थी देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, और बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध विहार होना चाहिए। भाइयों, इस देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, इस विश्व का इतिहास गवाह है। इस देश में नहीं बल्कि इस विश्व में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसकी शुरुआत कहां से हुई? विश्व में जो विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, उसकी शुरुआत जो हुई है, वो शुरुआत बुद्ध विहारों से हुई है। तक्षशिला, नालंदा, रत्नागिरी, उदंतपुरी, वल्लभी, नागार्जुन आदि बौद्ध विश्वविद्यालय जो निर्माण हुए हैं, उन विश्वविद्यालय जो नाम मिला है, वो नाम उनकी विहारों का नाम मिला है। शिक्षा का शिक्षा जो शुरुआत हुई है शिक्षा की इस देश में और पूरे विश्व में, तो उसका इतिहास जो है वो बुद्ध विहारों से चालू होता है। क्योंकि भिक्षु को सीखना पड़ता है, बुद्ध धर्म पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि यदि आपको देखना है कि बुद्ध विहार क्या होते हैं, बुद्ध विहार किस प्रकार का होता है, बुद्ध विहार ये ज्ञान का प्रचार और संस्कार का केंद्र कैसा, उसका एक उदाहरण कर्नाटक में है। कोई कर्नाटक के कोई लोग आए हैं? कर्नाटक के लोग आए कोई? कर्नाटक में मैसूर नाम का शहर है, आपने मैसूर का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शहर है। उसके कुछ 50-60 दूरी पर, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर बायकुप्पे नाम का एक नगर है। बायकुप नगर बोलने से वो विहार है, बायकुप्पे, उसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। और वो जो विहार है करीब करीब 50-100 एकड़ पर वो निर्माण किया वो विहार है। और उस विहार की तरफ आप जाते तो आप देखेंगे जिधर उधर आपको पीला वस्त्र धारण किए हुए केवल बौद्ध भिक्षु ही नहीं, तो 5 साल की उम्र से लेकर 70-80 के उम्र तक के लोग वहां आपको पीले वस्त्र में दिखाई देते हैं। और वहां पता चलता है कि बचपन से ही सामने को भिक्षु एक दीक्षाली और भिक्षु मैंने ऐसा नहीं, उसको पहले कुछ साल तक सामने रहना पड़ता है, सामने लेकर जो शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, बुद्ध धर्म की जो शिक्षा वो ग्रहण करनी पड़ती है, उसको पढ़ाया जाता है और बाद में वो भिक्षु बनता है। जो बचपन से ही सील ग्रहण करता है, परिवार के बाहर रहकर विहार में रहकर बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करता है, वो जो बौद्ध भिक्षु होता है तो उसमें सील और बाकी उसका जो वर्तन है वो अलग प्रकार का होता है। और ऐसा भिक्षु जब समाज में जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव भी बहुत ही अलग प्रकार का होता है। और इसलिए बौद्ध विहार है, ये केवल इमारत नहीं है। बौद्ध विहार यह एक जीता जागता बौद्धों का संस्कार केंद्र, ज्ञान का केंद्र है। और ये विरासत 2500 साल से आज तक चलती रही है। और इसलिए इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश के सभी लोगों का कल्याण करने के लिए बुद्ध धर्म की आवश्यकता है। और इसीलिए बाबा साहब ने
अपने जिंदगी के आखिर का जो वक्त था, उस वक्त में उन्होंने हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये बात एक क्रांतिकारी बात थी, एक ऐतिहासिक घटना थी, और इस कारण इस देश के बुद्धिज्म में और इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति में काफी परिवर्तन आया है। दिनों दिन विहारों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिनों दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश और बाकी अलग अलग राज्यों में यह संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि लोग बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, बुद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं और बुद्ध धर्म की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात हमें स्पष्ट दिखाई देती है। और इसीलिए बुद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ बातें ख्याल में रखना, ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद इस प्रकार का प्रचार हुआ कि बाबा साहब का जो बुद्ध धर्म है वो अलग है, ये ना हीनयान है, महायान है, ये अलग है। इस प्रकार का भी प्रचार कुछ लोगों ने किया था। बाबा साहब ये सही मायने में पहले से ही बौद्ध हो चुके थे। 1956 में वो बौद्ध नहीं बने भाइयों, उन्होंने दीक्षा ली और दी, लेकिन विचारों से और अपने वर्तन में उन्होंने जो बुद्ध धर्म जो अपनाया वो बहुत पहले से 1929-30 से ही हमें दिखाई देता है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को पहले से ही अपनाया था। क्योंकि 1935 में उन्होंने अपने घर का जो नाम रखा राजगुरु रखा था, और उनका जो पुस्तकालय था उस पुस्तकालय में बुद्ध की मूर्ति थी। और इतना ही नहीं, तो 1937 में बाबा साहब ने मुक्तिकोण पते ये जो प्रसिद्ध भाषण दिया था, ये भाषण आपने यदि पढ़ा हो तो उस भाषण के अंत में बाबा साहब ने एक उदाहरण दिया है। और वो उदाहरण किसका दिया है? बुद्ध और आनंद, इनका जो संवाद है, इस संवाद के संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का और आनंद का संवाद है। और इसलिए वो कहते हैं कि बुद्ध ने जो हमें एक संदेश दिया, अत्यदीप हो कि खुद ही खुद का प्रकाश बनो, ये जो विचार है, ये संदेश बाबा साहब ने 1936 में मुक्तिकोण पते इस भाषण में ही दिया था। उसके बाद कई ऐसे उदाहरण कि बाबा साहब ऐसे बुद्ध धर्म के तरफ गए, तो हम लोग को मालूम है। तो बाबा साहब ने जानबूझकर हमें बुद्ध धर्म दिया, क्योंकि केवल अस्पृश्य लोगों का ही नहीं, इस देश में एक अलग कल्चर, एक संस्कृति, जो बौद्ध संस्कृति जो देश की संस्कृति रही, उसका बाबा साहब विकास करना चाहते थे। और इसलिए कई लोगों ने यह भी कहा कि बाबा साहब का नवयान है। तो बाबा, और आप सभी को मालूम है कि विष्णु का 10 बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या ये सब कैसी गलत बातें हैं। इस संदर्भ में बाबा साहब ने बुद्ध एंड धर्म, ये जो किताब लिखी है, इस किताब में उन्होंने एक कसौटी दी है। वो कसौटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ये कहते हैं कि किस बात को हमने बुद्ध की बात या बुद्ध के वचन मानना चाहिए। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जो भी बुद्धि संगत या तर्क संगत नहीं है, जो भी हमें बुद्धिज्म में कुछ बातें ऐसी दिखाई दी जो बुद्धि संगत और तर्क संगत नहीं है, बाबा साहब कहते हैं कि यह बुद्ध की बात नहीं है। त्रिपिटक के संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं कि त्रिपिटक में जो बुद्ध, उसको त्रिपिटक को कहते हैं कि बुद्ध विचार है। तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध विचार जो है, ये विचार की कसौटी है। यदि वो बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तो उसको हम मान नहीं, वो बुद्ध के विचार है, ऐसा हमने नहीं मानना चाहिए। यदि
वो बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, तो उसको उसी वक्त वो बुद्ध के विचार हमने मानना चाहिए, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। दूसरी और एक कसौटी उन्होंने दी कि बुद्ध का जो विचार है वो किस संदर्भ में था। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने बेकार की बातें कभी नहीं की, बेकार की चर्चा नहीं की। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की चर्चा किस संदर्भ में थी? आदमी के कल्याण के संदर्भ में, आदमी के कल्याण के जो लाभदायी बातें थी, वही लाभदायी बातें उन्होंने बुद्ध ने की थी। और उसी को हम बुद्ध वचन कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। और तीसरी एक कसौटी बाबा साहब ने हमारे सामने दी, वो यह है कि बाबा साहब ने तो अपने विचारों, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने अपने विचारों को दो भागों में बांटा था। पहला भाग यह था कि जिस विचारों के संदर्भ में वो निश्चित थे, उस संदर्भ में उन्होंने निश्चित अपने विचार व्यक्त किए। और दूसरा भाग जो है, जिस विचारों के संदर्भ में बुद्ध निश्चित नहीं थे, उस संदर्भ में बाबा साहब ने निश्चित विचार नहीं रखे। तो पहला जो भाग है, जो निश्चित विचार है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो भाग है, जिसमें जो बुद्ध के संदर्भ, बुद्ध अनिश्चित विषयों के बारे में जो विचार रखते हैं, उसमें बदल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें बाबा साहब ने हमारे सामने रखी है। और इसलिए बुद्ध धर्म में जो कर्मकांड है और ये जो बाकी की कई जो बातें हैं, वो बातें जो बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, ऐसे बातों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश बाबा साहब ने हमें दिया है। और आज का जो बुद्ध धम्म है, आज बुद्ध धम्म ये केवल इस देश तक सीमित नहीं रहा। बुद्ध धम्म पूरे ये विश्व धम्म बना है। कल परसों की आपने बात देखी होगी कि बाबा साहब ये भी भारत तक मर्यादित नहीं रहे। बाबा साहब के ये विचार है, ये विचार मानव के कल्याण के लिए, मानव के अधिकार के लिए है। इसलिए बाबा साहब अभी ग्लोबल बने हैं। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उत्तर कोरिया हो, जापान, श्रीलंका, चीन आदि देशों में उनके विचारों को अपनाए जाते हैं। और अभी पिछले हफ्ते में उत्तर कोरिया में आपने देखा, वो वीडियो यदि आपने देखा हो कि उत्तर कोरिया के डिक्टेटर, बादशाह, राजा किम जोंग जो है, वो बहुत ही जिसको बोले कि एक डिक्टेटरशिप। और उन्होंने अपने देश के राजधानी के शहर में अम्बेडकर जयंती इस तरह से मनाई कि उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब ये विश्व पुरुष है, उनके विचारों की आज आवश्यकता है। और बाबा साहब के विचार हम अपने देश में, अपने राज्य, अपने देश में पढ़ाएंगे। इस प्रकार उन्होंने ऐलान किया है। एक डिक्टेटर भी बाबा साहब के सामने कैसा झुकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो विचार रखे हैं, और आज यहाँ जो सम्मेलन संपन्न हो रहा है कि बुद्ध विहारों का समन्वय होना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि हमें बुद्ध धर्म जो है और बुद्ध धर्म की संस्कृति है, उसको आगे ले जाना है। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे ले जाना है। हमें आधुनिक काल में बुद्ध धर्म की एक कल्चर निर्माण करना है। ये कल्चर निर्माण करने की बात है। और इसलिए मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय अशोक बौद्ध जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अपने सामने जो एक संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि ये जो बातें केवल विहारों का समन्वय नहीं है, यह हमें बुद्धिस्ट जो कल्चर है, बुद्धिस्ट जो विरासत जो है, वो आधुनिक काल में कैसा इस प्रकार कल्चर हमें निर्माण करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आधुनिक काल में हमारी जो संस्कृति है, बुद्धिस्ट संस्कृति,
उस बुद्धिस्ट संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, उनका विकास करने के लिए हमारा जो कर्तव्य क्या होना चाहिए, और आज की जो बिहारों की जो परिस्थिति है, बिहारों की जो समस्या है, उसको हम कैसे हल करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या में हल करना ही पड़ेगी। यदि हम समस्या नहीं करते, हम आगे नहीं जा सकते। हम लोगों में मतभेद हो सकते हैं कुछ, लेकिन जब हम सामाजिक या धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो अपने जो मतभेद है वो बाजू में रखकर हमें धर्म को आगे बढ़ाना है। हमें धर्म की जो संस्कृति है, जो बाबा साहब की जो इच्छा थी कि देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, वो प्रबुद्ध भारत बनने में बुद्ध विहारों की जो भूमिका है, वो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। उस दृष्टि से हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए और बुद्ध विहार का समन्वय करके ये जो बुद्धिस्ट कल्चर जो है, बौद्ध संस्कृति है, इस संस्कृति आगे ले जाने के लिए हम सभी को इकट्ठा कर काम करने की ऊर्जा ऐसे सम्मेलन से, ऐसे अधिवेशन से मिलती है। और इसलिए इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इस सम्मेलन को यशस्वी बनाने में जिन जिन लोगों ने परिश्रम लिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सही मायने में बौद्ध है। आप केवल मन से बौद्ध नहीं है, या आप केवल नाममात्र बौद्ध नहीं, तो जो लोग विचारों से और जागरूक अवस्था में रहकर बुद्ध धर्म के संदर्भ में सोचते हैं, वही लोग सही मायने में बौद्ध है। और आप नाममात्र बौद्ध नहीं, आप जितने जागते बौद्ध है, विचारों से मन से बौद्ध है। इसलिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे समाज में ही अंधश्रद्धा मानने वाले लोग हैं, और बड़ी बड़ी वो तो किस्से हैं। किसी के आंग में बुद्ध आता, और ये बहादुर ऐसा है तो उसके आंग में बाबा साहब आ है, और कहां से घुसा पता नहीं। तो ये जो अंधविश्वास है, ये भी हमारी समाज की समस्या है।